नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से। आज हम आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं आर्थिक नियोजन के अर्थ से। आर्थिक नियोजन में होता क्या? आर्थिक नियोजन दरअसल एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है। नियोजन मतलब प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो एक प्लान होता है और ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसलिए मुख्य रूप से सबसे पहले हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के समक्ष जो भी समस्याएं होती है उनकी सूची को तैयार करते हैं। हमें पहचानना पड़ेगा पहले अर्थव्यवस्था के सामने समस्या क्या क्या आ रही है। आज हमारे पास कोई समस्या आती है या हमें कोई प्लानिंग करनी पड़ती है, तो हम प्लानिंग किसके लिए करते हैं? हमारे पास सामने कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार से ढूंढें, तब हम प्लानिंग करते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी इकोनॉमी है हमारी, उसके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स है। हमें देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ाना है, हमें देश में रोजगार को बढ़ाना है, हमें देश में गरीबी को कम करना है। तो इस प्रकार जो भी समस्या है उनका विश्लेषण करते हैं। फिर प्राथमिक, अब समस्याएं तो बहुत सारी होती है पर हम कितनों का समाधान कर पाएंगे। तो जो भी प्राथमिकता होती है हमारी, उस प्राथमिकता के आधार पर सूची का पुनः क्रम तैयार करना और सर्वोच्च विचारणीय विषय जिसका तुरंत समाधान आवश्यक है। ऐसी जो भी समस्या है जिसका तुरंत समाधान आवश्यक है, जैसे वर्तमान में कोरोना समस्या चल रही है, तो हमारे सामने क्या है, कोरोना को समस्या को समाधान ढूंढना है। उसके लिए हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करना पड़ेगा, उसे प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है। यदि देश में युद्ध के वातावरण बने हुए हैं तो हमें युद्ध के वातावरण के हिसाब से देश का जो बजट है उसको युद्ध स्तर की तैयारियों में खर्च करना पड़ेगा। यदि हमें ऐसा लगता है कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो हमें पूंजी निर्माण में, उद्योग धंधों में, रोजगार में मुद्रा के प्रभाव को बढ़ावा देने जैसी प्राथमिकताओं को चुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने समस्याएं ढूंढी, उस समस्या में हमें प्राथमिकता को निर्धारित करना पड़ेगा। अगला चरण उन समस्याओं को पहचानने का है और जिनका तुरंत अल्पकाल में हल करना है, तथा अन्य समस्याएं जिनका समाधान दीर्घकाल में करना है। तो हमें उन समस्याओं को पहचानना होगा कि जिनका हमें तुरंत समाधान करना है, और कुछ ऐसी समस्याएं होगी जिसको कि हमें दीर्घकाल में ठीक कर सकते हैं, तो हमें उनको प्राथमिकताएं देनी पड़ेगी उन समस्याओं को। नेक्स्ट है इच्छित उद्देश्य को, जो भी हमारे उद्देश्य हमने निर्धारित करी है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों का निश्चित करना जरूरी है। बिना लक्ष्य के कभी कोई प्लानिंग नहीं होती, इसलिए लक्ष्य बनाना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य कोई एक विशेष समय अवधि हो सकता है जिसमें समस्या को हल करना है, और यदि समस्या का समाधान दीर्घकाल में करना तो ये स्पष्ट कर देना चाहिए। यदि हमें लगता है कि समस्या का समाधान कुछ समय में नहीं होगा, साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं, तो हमें उसको दीर्घकाल में निपटाना पड़ेगा। प्रथम वर्ष में कितनी समस्या हल की जाएगी, 1 वर्ष अथवा 6 महीने में। इसी प्रकार द्वितीय लक्ष्य कोई एक मात्रा हो सकती है जिसे प्राप्त करना, जैसे उत्पादन, सरकार मात्रा में लक्ष्य निश्चित कर सकती है। तो इस प्रकार से हमें लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा का आकलन करना। तो जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें कितने रिसोर्सेज लगेंगे, हमें आय कितनी चाहिए, हमारा व्यय कैसे होगा, उसका आकलन करना पड़ेगा रिसोर्सेज का। तो हमें संसाधनों की मात्रा का आकलन करना होगा। संसाधनों में वित्तीय संसाधन से तात्पर्य यह है कि भाई हमारे कितना खर्चा उसमें आएगा। मानव संसाधन, कितनी लेबर लगेगी, कितना उसमें श्रम लगेगा। भौतिक संसाधन का तात्पर्य है जैसे कि उसमें क्या क्या सामान लगेंगे। जैसे कि हमने मान ला कि हमें उत्पादन बढ़ाना है, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें जो भी संसाधन होते हैं हमारे, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, ठीक है, और वित्तीय साधन कितने लगेंगे वो सब निर्धारित करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमें मानव संसाधन और भौतिक संसाधन आदि को सम्मिलित करना पड़ेगा। नेक्स्ट, संसाधनों का प्रयोग करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। और जो संसाधन का प्रयोग करोगे अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसका अभिप्राय है कि योजनाकारों को आवश्यक संसाधनों को प्रबंध के स्रोतों को ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए योजना के वित्तीय की व्यवस्था के लिए योजनाकारों को बजट बनाना चाहिए। जो भी हमारी योजना निर्धारित, जिन्होंने भी योजना बनाई है
उन्हें एक निर्धारित बजट बनाना होगा कि हमें कितना आय करना है, कितना व्यय करना है, और वित्त के विभिन्न स्रोतों को बताना चाहिए कि भाई हम उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, टैक्स के लिए आएंगे, कर राजस्व होगा, गैर कर राजस्व होगा, पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, कहाँ से उसका समस्या का समाधान के लिए हमें पैसा चाहिए इकट्ठा होगा। जब सरकार योजना बनाती है तो इसके लिए कोष प्राप्ति के मुख्य स्रोतों में से कर राजस्व होता है। एक व्यवसायी के लिए वित्तीय के स्रोतों में एक बैंक से ऋण होता है। जब कोषों के विभिन्न स्रोत उपलब्ध होते हैं तो योजनाकार को यह भी निश्चित करना चाहिए कि इनमें से प्रत्येक स्रोत से कितना कोष एकत्र होगा। मतलब हमें निर्धारित करना पड़ेगा पैसा कहाँ से आएगा और उस पैसे से कितना फंड बनाया जा सकता है, ये सब निर्धारित करना पड़ता है योजनाकार को, जो भी हमारे प्लानर होते हैं, जो भी हमारे नियोजनकर्ता होते हैं। योजना के प्रस्ताव को पूरा करने के लिए मानव संसाधनों का प्रयोग करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। योजनाकार को मानव शक्ति के प्रकार और कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या का आकलन करना चाहिए। हमें कितने लोग चाहिए उसका भी आकलन करना पड़ेगा, मैन पावर कितनी लगेगी। जैसे कि मान लीजिए कोई डैम बनाना है तो उस डैम के लिए कितना हमारे, क्योंकि उस डैम से हमारी बिजली का उत्पादन होगा, उस डैम से सिंचाई हो सकती है, नहर निकाली जा सकती है। तो एक लक्ष्य होगा कि किसी एक क्षेत्र विशेष में उद्योग धंधा निर्माण करना है, कृषि की पैदावार बढ़ानी है, तो हम उस डैम के लिए कितना पैसा कहाँ से आएगा, पैसे के लिए कैसे निर्धारित होगा, कितना मैन पावर लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना बजट चाहिए, बजट के लिए पैसा जो है वो कहाँ से आएगा। तो उसको ये सब चीजें एक आर्थिक नियोजन के अंदर निर्धारित करनी पड़ती है। इस आवश्यकता का उचित अनुमान प्रारंभ में ही दे देना चाहिए। इस प्रकार भौतिक संसाधनों का भी एक उचित अनुमान उपलब्ध करा देना चाहिए। भौतिक संसाधनों में ऑफिस की इमारतें होती है, मोटर गाड़ियां होती है, फर्नीचर, लेखन सामग्री आदि को शामिल किया जाता है। ये सब हमारी भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आती है। अगला है, एक बार जब संसाधनों का प्रबंध हो जाता है तो इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वयन की प्रक्रिया को आरंभ किया जाता है। जब सब हमारे पास संसाधन के प्रबंध आ गए तो अब हमें उसका क्रियान्वयन शुरू करना पड़ता है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर चीज सुचारू रूप से चल रही है या उसमें कोई त्रुटियां हैं। यदि वो वही प्रोसेस तो स्टार्ट कर दिया है, अब हमें देखना पड़ेगा कि वो प्रोसेस ठीक तरीके से स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, या उसमें कोई कमियां तो नहीं है। तो कार्य के ढंग को रूपांतरित करने के लिए जब तक अंतिम उपलब्धि प्राप्त ना कर ली जाए, सामयिक पुनरावलोकन करना चाहिए। समय समय पर उसका अवलोकन करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन की। अभी हमने देखा आर्थिक नियोजन क्या है, उसका क्या प्रोसेस है। अब हम देखते हैं अब भारत में आर्थिक नियोजन की क्या स्थिति थी। भारत ने सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं जो थी उसके समाधान के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की पद्धति को अपनाया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं के विषय में जैसे कि वो अब समस्याएं जो है विशेषताओं के अंतर्गत आपने अध्ययन किया। दोबारा ध्यान इसमें अब क्या होता है, गरीबी तथा असमानता, कृषि में न्यून उत्पादकता, खाद्यान्न की कमी, औद्योगिक तथा आधारिक संरचना का विकास में कमी, ये सब हमारी समस्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो ये हमने पहले समस्याओं को हमने जब ये बात करी कि आर्थिक नियोजन में सबसे पहले हमें समस्याओं को पहचानना होगा। तो ये सारी हमारी समस्याएं हैं एक आर्थिक अर्थव्यवस्था के समक्ष। क्योंकि इसका दीर्घकालीन हल किया जाना चाहिए तो भारत सरकार ने 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना को अपनाया। दिए हुए संसाधनों तथा संसाधनों का प्रबंध करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए सूची बनाने का विचार था। तो जैसा कि दूसरा कारण सूची बनाते हैं, उसमें जो हमारी महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं उनको और 5 वर्षों के बाद पुनरावलोकन करके अगली पंचवर्षीय योजना में उन त्रुटियों में सुधार करना। इसी प्रकार भारतीय नियोजन के कुछ महान शिल्पकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीसी महलनोबिस, बी.आर. गडगिल, वी.के.आर.वी. राव सम्मिलित थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू जी ने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की थी। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की थी। योजना आयोग का प्रमुख कार्य देश के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना था और प्रभावशाली तथा संतुलित ढंग से प्रयोग करने के लिए सुझाव देना था।
योजना आयोग के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी 51 से 56 की अवधि के लिए तैयार की गई थी। 2014 तक भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, सॉरी ये उद्देश्य को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जो हमारे उद्देश्य हैं, एक तो आर्थिक समृद्धि हो, आर्थिक विकास की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की, रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए और आय की असमानता को कम करना होता है, गरीबी में कमी होती है, जिसलिए आप देखते हो कि हमने हर पंचवर्षीय योजना में गरीबी को कम करने की विभिन्न योजना बनाई, जैसे कि स्वरोजगार स्वर्ण जयंती योजना, और वर्तमान में आप देखो तो एक ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना जो है, महात्मा गांधी नरेगा योजना चल रही है। उसके अलावा कौशल विकास योजना, तो ये गरीबी और बेरोजगारी में कम करने जैसी योजनाएं चलाई गई हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, जो हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बढ़ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब हमारे अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में है। तो सामाजिक न्याय तथा समानता को सुनिश्चित करना, तो सामाजिक न्याय के संदर्भ में बात करें तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रखी है, जो कि समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों को आर्थिक और सामाजिक संबल प्रदान करती है। तो इस प्रकार से भारत में आर्थिक नियोजन के ये उद्देश्य हैं। इनकी चर्चा विस्तार में भी कर सकते हैं हम। फिलहाल धन्यवाद।